आवाज आ Yes, रही sir. है? यस सर, Yes, sir. यस सर। ओके, देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। 6 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 6 टॉपिक्स होंगे, जिसमें से जो 4 टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैं बता रहा हूँ। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक में एक CPM पर्ट है जो शेड्यूलिंग का है, एक TQM है, वर्क मेजरमेंट है और इन्वेंट्री है, क्योंकि यही 4 टॉपिक मिड टर्म के बाद कराया गया है। तो ये चारों टॉपिक इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन कुछ भी आप करो, क्वेश्चन बनता ही बनता है और वो सिंपल तरीके से बन जाता है, दैट इज फ्रॉम लोकेशन। और कैपेसिटी वगैरह आप लोग कर चुके हो मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ के आओगे तो चल जाएगा। तो जो उसके एक्स्ट्रा अगर कुछ पढ़ना है तो उसमें आप कैपेसिटी है थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन है थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ कमिंग बैक टू दी TQM। देखो TQM में सिक्स सिग्मा और लीन के बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि कहाँ सिक्स सिग्मा लगना है, कहाँ लीन लगना है। जहाँ पे भी हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, मूडास की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम लीन की बात करेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे भी हम वेस्ट की बात कर रहे हैं और 8 मूडास की बात कर रहे हैं, वहाँ पे लीन लगेगा। और जहाँ पे भी हम लोग डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं या DPMO की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सिक्स सिग्मा लगेगा। अगर लीन का क्वेश्चन होता है तो लीन हमने 8 मूडास करे हैं, 5S करा है, ये सारी चीज़ें हमने लीन में कवर करा हुआ है। अगर सिक्स सिग्मा की बात होती है तो उसमें डीमैक है, सो आप लोगों को डीमैक के ऊपर काम करना पड़ेगा। उसमें एक DPMO है, ठीक है ना, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज़ का कैलकुलेशन भी है, मैंने कैलकुलेशन करके भी दिखाया था क्लास में। तो इसकी कैलकुलेशन में एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हो सकता है। इज दैट क्लियर ऑन TQM? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। TQM में लीन और डीमैक है। लीन में 8 मूडाज हैं और 5S हमने कवर करा है। सिक्स सिग्मा में हमने DPMO और डीमैक कवर करा है, राइट। इसके बाद हम आ जाते हैं CPM पर्ट पे। CPM पर्ट हमने मिड टर्म से पहले कवर करा था, बट देन कोई क्वेश्चन नहीं आया था उस समय, तो इसलिए इस बार ज़रूर आएगा। नेटवर्क डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप में से किसी ने लास्ट क्लास मेरी अटेंड करी हो तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि एक तो आपको पर्ट के जो 2 फॉर्मूले होते हैं, एक एक्सपेक्टेड टाइम का और एक वेरिएंस का, ये दोनों फॉर्मूले आने चाहिए ताकि जो भी क्वेश्चन होगा तो ये आपको निकालना आएगा। सो जैसे एक्सपेक्टेड टाइम का फॉर्मूला होता है O + 4m + p डिवाइडेड बाय 6, राइट। उसी तरीके से वेरिएंस का होता है O - p/6 का होल स्क्वायर। तो ये को देख लेना। तो आपके 3-4 क्वेश्चन आएंगे CPM पर्ट में। पहला तो यही आएगा कि एक्सपेक्टेड टाइम और वो निकालना, वेरिएंस निकालना, वो आप लोग कर लोगे। इसके बाद एक मैं आपको, क्योंकि नेटवर्क डायग्राम बनाना नहीं आएगा, तो मैंने आपको नेटवर्क के पाथ दे रखे हैं। सो वो पाथ से कैलकुलेट करके आप लोगों को क्या नाम है, लॉन्गेस्ट पाथ बताना, विच इज़ द क्रिटिकल पाथ। ये पाथ कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सपेक्टेड टाइम में जाना पड़ेगा, तो इसलिए एक्सपेक्टेड टाइम के बिना आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। सो एक्सपेक्टेड टाइम और वेरिएंस निकालना आना चाहिए, क्योंकि अगर एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लोगे तो उसके बाद आप वो तीनों पाथ निकाल पाओगे या चारों पाथ निकाल पाओगे, जो भी पाथ मैंने दे रखे वो सारे पाथ्स आप कर पाओगे। तो उन पाथ में जो सबसे लॉन्गेस्ट होगा वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन खत्म हो जाता है। उसके बाद सपोज करो आपका जो क्रिटिकल पाथ आया वो 20 डेज आया या 21 डेज आया, और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये 22nd डे पे ख़त्म होगा। तो अब देखो, इसका सिंपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि xi - x बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो जो xi है वो मैं जो डेट दूंगा वो होगा। लेट्स से अगर मैंने 22 डेज दिया है तो xi मेरा 22 डेज होगा। एक्सपेक्टेड वो होगा जो आपने क्रिटिकल पाथ निकाला है, वो x बार हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो क्रिटिकल पाथ का वेरिएंस है, सारे जो क्रिटिकल पाथ के जो वेरिएंस है उन वेरिएंस को ऐड करके अंडर रूट करना पड़ेगा, तो आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके।
सो ये एक और क्वेश्चन हो गया। और बेसिक्स ऑफ सीपीएम और पर्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेना कि सीपीएम क्या होता है, पर्ट क्या होता है, कहाँ यूज़ होता है, स्केड्यूलिंग क्या होती है, कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, तो ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया आपका सीपीएम पार्ट का। मैंने टीक्यूएम की भी बात कर ली, सीपीएम पार्ट की भी बात कर ली। उसके बाद आते हैं वर्क मेजरमेंट पे। वर्क मेजरमेंट पे हमने 2 फॉर्मूले करे थे। पहला फॉर्मूला करा था स्टैंडर्ड टाइम का। तो स्टैंडर्ड टाइम के लिए आपको नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम वगैरह आना चाहिए उसके अंदर। बाकी तो फैक्टर्स वगैरह हम दे देंगे, फैक्टर रेटिंग वगैरह दिया होगा। तो स्टैंडर्ड टाइम का एक तो फॉर्मूला आना चाहिए। प्लस वर्क मेजरमेंट को अगर थ्योरी में भी जाना है तो थ्योरी में भी उसके मैंने 4 तरीके बताए वर्क मेजरमेंट के। ठीक है, उसमें सैम्पलिंग है, उसके अंदर हिस्ट्री है, एक्सपीरियंस है, वो सारे 4 आप कर लेना, वो पीपीटी में दे रखे हैं चारों। इसके बाद वर्क मेजरमेंट का एक और जो न्यूमेरिकल बनता है वो बनता है सैंपल साइज निकालने का। तो उसके भी फॉर्मूले सिंपल है, फॉर्मूले पे आप लोग फोकस करो, आपका काम हो जाएगा। तो सैंपल साइज निकालने का एक हमने क्वेश्चन करा हुआ है। तो वर्क मेजरमेंट में सैंपल साइज निकालना आ सकता है, बेसिक थ्योरी आ सकती है कि वर्क मेजरमेंट क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, उसके 4 तरीके कौन से हैं वो, या स्टैंडर्ड टाइम निकालना आ सकता है। तो ये तो हो गया वर्क मेजरमेंट का। हमने एक छोटा सा टॉपिक वो भी करा था, मेंटेनेंस का भी करा था, जिसके अंदर प्रिवेंटिव और वो करा था ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। वो उतना ही पढ़ लेना, उससे ज़्यादा नहीं है। क्या बचा एक, हाँ ईओक्यू। देखो ईओक्यू में एक मैंने ग्राफ कराया था, याद है? और मैंने बताया भी था जिसको जो परफॉर्मेंस ग्राफ है, मैंने बताया भी था कि परफॉर्मेंस ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। है ना? तो वो परफॉर्मेंस ग्राफ कर लेना। उसके बाद ईओक्यू का फॉर्मूला और एबीसी। तो उसमें थियरी ज़्यादा होगा, बट ईओक्यू निकालना आएगा तो ईओक्यू का फॉर्मूला करके आना। उसमें आपको पता होना चाहिए कि होल्डिंग कॉस्ट क्या होता है, डिमांड क्या होता है, फॉर्मूला कैसे लगता है। बट बहुत ज़्यादा क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है बहुत ज़्यादा डीप में मतलब मैथ्स पूछने का, तो डायरेक्ट फॉर्मूले के अलावा ज़्यादा कुछ होगा नहीं। बट हाँ, थियरी अच्छी तरह आनी चाहिए कि एबीसी कहाँ लगेगा, ईओक्यू कहाँ लगेगा, लीड टाइम क्या होता है, ईओक्यू के बेनिफिट क्या होते हैं, जेआईटी और ईओक्यू में क्या फ़र्क है, जेआईटी क्या होता है। सो ईओक्यू का जेआईटी के साथ पढ़ लेना। ये सारा हमने क्लास में कवर करा हुआ है, राइट? ठीक है गाइस? यस सर डीपीएमओ से सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे जो वो फॉर्मूला है टोटल डिफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड अपॉन टोटल हाँ अपॉर्चुनिटीज और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देख तुझे याद है ना, तो तो सर तेरे आप नंबर तो मिल गए तुझे, तो फॉर्मूला भी याद है। तो सर देखो जो मैंने आप मैंने ना 2 क्वेश्चन दोनों पेपर बनाए हैं। अब दोनों क्वेश्चन पेपर में किसी में क्वेश्चन है किसी में नहीं है, तो मुझे भी नहीं अब ध्यान है, और कौन सा आएगा वो भी नहीं पता ना। बट डीपीएमओ पढ़ के आना चाहिए। अगर फॉर्मूला पढ़ के आओगे तो अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन भी है तो उसमें भी डीपीएमओ तो बताना पड़ेगा ना आपको। सिक्स सिग्मा की थ्योरी में डीपीएमओ तो जरूरी है बताना। सर मुझे ये सर जैसे आपने टोटल डिफेक्ट्स ऑब्जर्व बताया तो ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन में होगा ना कि टोटल डिफेक्ट्स इसमें ऑब्जर्व किए गए हैं। बट डायरेक्ट तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा, बट हाँ अगर तुम ढूंढ लोगे तो मिल जाएगा डायरेक्ट। सर इसके अंदर ना सर तो इसलिए ये फॉर्मूले याद थोड़ा सा करके आ जाना, बाकी तो कंफ्यूजिंग जरूरत है लग रहा पढ़ है के। कि ये टोटल अपॉर्चुनिटीज क्या है जो उसमें क्वेश्चन में हाँ क्या होगा जो इसके अंदर हाँ, तो अगर क्वेश्चन में मिल गया आपको टोटल अपॉर्चुनिटीज, तो टोटल अपॉर्चुनिटीज अपॉन सॉरी टोटल डिफेक्ट्स अपॉन टोटल अपॉर्चुनिटीज कर लेना इनटू 10 lakhs, बस आंसर आ गया। बट डीपीओ में से आप सिक्स सिग्मा के कौन सा लेवल पे है वो कैसे निकालोगे? सर जेड टेबल आप नहीं दोगे वो या जेड हमें टेबल वो का नहीं है याद योगिता। योगिता करनी? डीपीओ वाला जेड टेबल नहीं है, वो सिक्स सिग्मा टेबल है। सर मैं उसकी डीपीएमओ की नहीं पूछी थी, मैं इन जनरल पूछी हाँ कि जेड जेड टेबल दे टेबल आप रखा है, दोगे? मैंने दिया जेड टेबल, दोनों टेस्ट में दिया है। ठीक है सर। ठीक है, तो सर चलो हमें इस वो भी याद करना होगा कि जैसे कि आपने बताया था शायद 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन है, तो अगर 3.4 आ रहा है तो हमारा 6 सिग्मा लग रहा है। नहीं वो याद नहीं करना पड़ेगा, मैं उसका एक चार्ट दे दूंगा, आपको निकालना आना चाहिए चार्ट में से, वो तो आप याद नहीं कर सकते। तो जितना अच्छा डीपीओ में आएगा उसको अगेंस्ट में चार्ट यूज करके आपको बताना हो सकता है कि ये कितने सिग्मा पे चल रहा है। ओके सर।
ठीक है। देखो इसके अलावा लोकेशन का है, लोकेशन आप लोग कर लेना कि मतलब इम्पोर्टेंस क्या है लोकेशन का, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस क्या है। आप इंडिया से बाहर कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हो, कोई फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हो, या बाहर का कोई बंदा इंडिया में मैकडी का फ्रेंचाइजी खोलना चाहता है, कुछ खोलना चाहता है, तो फिर आप कैसे लोकेशंस उसको सजेस्ट करोगे। तो वो बेसिक चीज़ें जो हमने लोकेशन में करा था वही है कि जब भी हम लोकेशन की बात करते हैं हमें गवर्नमेंट के टैक्सेस का देखना होता है, कल्चर देखना होता है, करेंसी कितनी स्टेबल है वो देखना होता है, पार्किंग शार्किंग, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। तो वो उस हिसाब से आपको आंसर करना है। उसके अलावा लोकेशन में दो ही हैं, बहुत ज़्यादा तो हम कर नहीं पाएंगे लोकेशन में। एक फैक्टर रेटेड है और एक वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगेन एक बार पढ़ लोगे, मुझे नहीं लगता 10 मिनट से ज़्यादा का काम है इसका। फैक्टर रेटेड में हो सकता है आपको फॉर्मूला याद करना पड़े, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, वो तो मेन आपको वेट्स ही लगाने हैं कि एक सपोज करो आप एक जिम खोलना चाहते हो तो, या फिर कोई हॉस्पिटल खोलना चाहते हो तो हॉस्पिटल खोलने के लिए पर्टिकुलर शहर में आपके क्या क्राइटेरियाज होंगे, उन क्राइटेरियाज को आपको वेट करना है बस। ठीक है, पर JIT वगैरह कर लेना, वो इम्पोर्टेंट होगा। JIT थियरी में वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आता है एक इन्वेंट्री का या किसी और का, तो उसमें JIT आप लोग बहुत इजीली यूज़ कर सकते हो। इनफैक्ट लीन में भी JIT यूज़ हो जाता है। और कुछ अब मेरे एंड से खत्म हो गया, अब आपके कुछ क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। सर वो जेड टेबल वाला एक बार बता देना सर। अभी का Z टेबल मैंने दे रखा है क्वेश्चन में। ओके दे रखा। आपको जो Z की वैल्यू निकालनी है ना, Z इज इक्वल टू xi माइनस x बार अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ हाँ वो सर वो निकालने के बाद जो Z की वैल्यू आएगी उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो Z टेबल में होगा वो परसेंटेज होगा। मतलब क्वेश्चन ये पूछा ना कि कितना परसेंटेज है, मतलब क्या चांसेस हैं कि जो काम है वो 30 डेज में खत्म होगा लेट्स से, तो वो फिर xi माइनस x बार करोगे, xi आपका 30 डेज हो गया, x बार जो आपका क्रिटिकल पाथ होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। खुशी बोल दो यार, ये लिखा पढ़ा मुझे नहीं समझ में आ रहा। हेलो सर। हाँ सचिन। सर ये पूछना था कि जैसे लीन हम लोग कब यूज करते हैं TQM में? सर आपने 3 चीजें पढ़ाई थी। हाँ देखो, एक लीन जो है ना, हम जब भी वेस्ट की बात करते हैं, वेस्ट, हाँ। तो वो वेस्ट जो है वो 8 तरीके की वेस्ट है जिसको हम टिमवुड के थ्रू हमने पढ़ा था। यस सर। ट्रांसपोर्ट, मोशन, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन, तो ये वेस्ट है। तो जहाँ वेस्ट की बात करते हैं या जहाँ पे हमारे पास पैसा नहीं है ज़्यादा क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए, वहाँ पे हम लीन यूज़ करते हैं। और जहाँ पे हम डिफेक्ट्स की बात करते हैं और पैसा काफ़ी है, वहाँ पे हम सिक्स सिग्मा यूज़ करते हैं। सर जैसे अगर डिफेक्ट का क्वेश्चन आया है हाँ, तो सर उसमें हमें खाली डीमैक पूरा एक्सप्लेन करना है ना? ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हो सकता है प्रोजेक्ट चार्टर बनाने का हो, तो आपको प्रोजेक्ट चार्टर बनाना सीख लेना। ओके सर। क्योंकि प्रोजेक्ट चार्टर अगर होता है तो वो एक ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि कुछ भी आ सकता है डीपैक, मुझे भी ध्यान नहीं है, बट प्रोजेक्ट चार्टर इज इम्पोर्टेंट, वो बनाना आना चाहिए आपको। प्रोजेक्ट चार्टर सर उसी हिसाब से बनाना है जो आपने फॉर्मेट दिया हुआ है। तो कुछ हाँ ऐसे बच्चे, ही वो बेसिक वही चीज़ें आपको डालनी है, बाकी आप एडिशन कुछ भी कर सकते हो। मतलब प्रोजेक्ट चार्टर में हमेशा एक तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगा, फिर एक गोल स्टेटमेंट होगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद VOC होता है, CTQ होता है, उससे आप गोल स्टेटमेंट बनाओगे, माइलस्टोन बताओगे, बजट बताओगे, मेंबर्स बताओगे, टीम मेंबर्स कौन है, ओनर कौन है, स्पॉन्सर कौन है, स्कोप क्या है। तो यही बेसिक होती है प्रोजेक्ट चार्टर का। आप कोई भी उठा के देख लो, यही सब चीज़ें मिलेंगी। बट सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट चार्टर उठाना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मत उठा लेना। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में थोड़ा सा फर्क है प्रोजेक्ट चार्टर में। मेरी और सर PPT में है वैसे। और सर क्या तैयार कर ले हम लोग? जैसे सर इतना वो कर ले बहुत है, और क्या करेगा, कितना पढ़ेगा, पेपर कल ही है, परसों थोड़ी ना है। सर खुशी पूछ रही है कि जितना भी न्यूमेरिकल्स आपने बताया वो आपके YouTube चैनल में अवेलेबल है क्या? हाँ, ओके सब कुछ सर। अवेलेबल है।
जो सिक्स सिग्मा वाला है उसमें पहले 2 वीडियो ही देखना, तीसरे की ज़रूरत नहीं है। तीसरा वाला सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग वाइट बेल्ट का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो आप 2 तक ही देखो, बहुत है। ओके सर। किस्मत गिल कुछ बोलना चाहता है बट कुछ बोल नहीं पा रहा, पता नहीं कौन है। सर वो खुशी ही है, वही पूछ रही थी। अच्छा, तो एक बार आप TQM का बता देंगे क्या वापस से, क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं? देखो TQM ना, जब भी क्वेश्चन आएगा ना TQM का कभी भी अगर आता है तो उसके 4-5 अलग अलग वो बनते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि नेटवर्क डायग्राम मैंने दे रखा है तो वो नेटवर्क डायग्राम का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका मतलब एक छोटी सी थियरी का क्वेश्चन बनेगा। सॉरी, आप TQM की बात कर रहे हैं या CPM की बात कर रहे हैं? सर TQM। ओके, TQM जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो एक तो क्वालिटी मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है, उससे फ़ायदा क्या होता है, हमें क्वालिटी मैनेजमेंट में प्रोडक्ट पे काम करना होता है कि प्रोसेस पे काम करना होता है, तो ये सब बेसिक चीज़ें होना चाहिए। उसके बाद आता है क्वालिटी मैनेजमेंट में 2 हमने टूल्स करे मेनली। एक हमने करा है लीन और एक करा हमने सिक्स सिग्मा। लीन जो है वो वेस्ट की बात करता है, जो हमने 8 वेस्ट करे थे टिमवुड के अंदर। तो अगर उन वेस्ट की बात हो रही है या हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो हम लीन अप्लाई करेंगे। मतलब क्वेश्चन आपको ये आ सकता है कि आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप अप्लाई क्या करोगे, लीन करोगे कि सिक्स सिग्मा करोगे। तो सिक्स सिग्मा सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब कोई डिफेक्ट हो या डिफेक्ट हो प्लस बहुत ज़्यादा पैसा हो। अगर डिफेक्ट है पर पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है या सेव नहीं हो रहा पैसा बहुत ज़्यादा, तो हम कभी भी सिक्स सिग्मा अप्लाई नहीं करेंगे, हम लीन अप्लाई करेंगे। तो अब आपको लीन और सिक्स सिग्मा अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो लीन में क्या पढ़ना है, वो मूडास पढ़ लेना, 8 मूडास जो होते हैं छोटा छोटा करके, और 5S हमने करा था, 5S पढ़ लेना। और डीमैक में हमने 5 एक चीज फेजेस करे पूछनी तो थी उनके सर। टूल्स। हाँ, डीमैक सर में तो टूल 5S हम लोग किसमें, 1 लीन मिनट। में डिफाइन करेंगे? हाँ, 5S लीन का ही पार्ट होता है। डीमैक में हर एक फेज में जो टूल्स होते हैं ना वो जरूर याद करके आना। जैसे डिफाइन फेज में हमने प्रोजेक्ट चार्टर करा था, साइपॉक करा था, VOC करा था, CTQ करा था। मेजर फेज में RNR है, रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, और डेटा कलेक्शन है। सर वो एनालाइज टूल्स, में रूट कॉज एनालिसिस है, परेटो है, स्टैटिस्टिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं एनालिसिस में। सर वो तो टूल्स इस भी टाइप के हमें टूल्स कर लेना। पढ़ने होंगे क्या पूरे? हाँ जी, ब्रीफली टूल्स भी याद करने होंगे पूरे, नहीं डेफिनेशन? याद तो नहीं करने, बट ये याद करना पड़ेगा कौन सा टूल कहाँ यूज होता है। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। और कुछ? क्लोज करें? यस सर। चलो ठीक है, सर एक चीज, एक लास्ट। हाँ, बोल। सर CPM में जैसे आप नेटवर्क डायग्राम बना के दोगे तो सर बस हमें उसमें लॉन्गेस्ट पाथ निकालना होगा ना? देखो, हाँ आपको ना मैं पाथ दे दूंगा 3-4, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है मैंने 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, बट मैंने पाथ्स दे रखे हैं। उन पाथ पे आपको सेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यूज। तो उस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालनी है, जो वो फॉर्मूला मैंने बताया, पर्ट का फॉर्मूला है वो। यस सर। तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू को निकालने के बाद आपके पास सारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गए। अब जो मैंने पाथ दिया है, सपोज को मैंने पाथ दिया है A से B, B से D, D से F। यस सर। तो A से B में एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आएगा उसको ऐड करोगे, B से D में जो आएगा उसको ऐड करोगे, D से F में जो आएगा उसको ऐड करोगे। तो ये तीनों को ऐड कर लोगे तो आपका पाथ का एक नंबर आ गया। यस तो सर। ऐसे करके जितने भी मैंने पाथ दिए हैं उसका जो हाईएस्ट पाथ होगा वो आपका CPM होगा। ओके सर। ठीक है, तो तो सर ये हमें ध्यान तीनों रखना, मैं पाथ सबको निकालने दोबारा होंगे? बता रहा हूँ। आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जब तक कि आप एक्सपेक्टेड वैल्यूज और वेरिएंस निकालना लो, और वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। उल्टा मत जाना कि स्टैंडर्ड डेविएशन पहले निकाल ले फिर वेरिएंस निकाल रहे हो, नहीं, पहले वेरिएंस निकालना फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। और एक्सपेक्टेड पाथ जैसे मैंने आपको बताया A, B, D और F, तो इसके अंदर 3 है, A से B, B से D, D से F। तो इन्हीं तीनों का ही वेरिएंस लेना है बस, ये नहीं कि सबका वेरिएंस ले लोगे, तो इन्हीं तीनों का वेरिएंस लेना है बस।
जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला क्वेश्चन करोगे तो। सर सर मैं ये पूछ रहा था कि सर अगर हम लोग बस थ्योरी पढ़ के आए तो थ्योरी से पासिंग मार्क्स जो है वो मिल सकता है? शुभम, थ्योरी पढ़ के पास और फेल तो मैं कह नहीं सकता, वो डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा लिखते हो, बट न्यूमेरिकल जो है कोई इतने भारी भरकम न्यूमेरिकल्स नहीं है शुभम कि आप नहीं कर पाओगे। बहुत सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स है, आप उनको करो, छोड़ो मत। देखो मैं आपको सही बताऊं, अगर आप लोग मुश्किल से 4 घंटा भी दोगे ना पूरे टॉपिक में, आप लोगों का काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट 3-4 घंटे देना पड़ेगा आपको। मुझे अच्छा। पता है कल आपका MIS का भी है, हाँ। तो उतना देना पड़ेगा आपको। ओके सर। सर मैं कैलकुलेशन के लिए पेन पेपर तो नहीं मिलेगा ना? नहीं सर ये मिलेगा? नहीं, सर आप दिलवा दीजिएगा सर, फॉर्मूले लगाकर हमें सॉल्व करना है। अरे नहीं मिलेगा। सर एक्सेल पे तो करेंगे ना, यूज करेंगे एक्सेल। एक्सेल पे कर लेना या कैलकुलेटर पे कर लेना, किसी में भी कर लेना। सर ठीक आप है? एक्सेल शीट दोगे वहाँ पे? क्या? सर एक्सेल पे अगर करेंगे तो आपको एक्सेल शीट देनी होगी ना? नहीं, एक्सेल की जरूरत नहीं है अभिज्ञा, आप सिंपल कैलकुलेटर ले लेना ना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है बच्चे। ओके सर। एक्सेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप हाथ में कर लोगे, वैसे ही मतलब पढ़ के कर लोगे, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, चलो बाय। बाय थैंक यू सर। बाय थैंक यू बाय। सर। थैंक यू सर, बाय सर।